अभी आपने देखा कि कांग्रेस के चिर युवा नेता जो कि 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और हरकतों में बचपना दिखाई पड़ता रहता है और युवा का वो तमगा ओढ़े रहते हैं, जो चिर युवा भी हैं और चिर व्याकुल भी हैं, क्योंकि आपने कभी उनको सामान्य स्थिति में नहीं देखा होगा। वो आजकल हम लोगों को बहुत भाषण दे रहे हैं, साहब अयोध्या में हम लोग नहीं जीत पाए और वो गुजरात में भी हमको हरा देंगे। उनसे कहिए जनाब, गुजरात का चुनाव आपको ध्यान नहीं है। पिछले गुजरात के चुनाव में जब हम वहां पर थे तो 150 का टारगेट रखा गया था, 182 सीटें हैं। तो हम लोग कह तो दिए थे 150 आएंगे, मगर मन में एक संदेह रहता था, क्योंकि गुजरात में 32 सीटें ऐसी थीं जो सन 47 से लेकर आज तक कांग्रेस कभी नहीं हारी थी। और आप सोचिए, उसमें से आधी सीटें हम लोगों ने हरवा दी। और मजे की बात, मैं गुजरात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? गुजरात में उनका आधा वोट उनके दिल्ली के इंडी गठबंधन के सहयोगी ले गए। यानी गुजरात का जो घाव है कांग्रेस के लिए वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमको हराने का ख्वाब तो छोड़िए, पहले गुजरात में आपका वोट जिसने हाफ कर दिया था उसकी तरफ देखिए। यानी आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में आपकी सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में आपका वोट हाफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया और उसके बाद भी आपने उसको माफ कर दिया। मगर अब आप देखिए, जो लोग हमसे कहते थे कि हमारा गठबंधन पे सवाल उठाते थे, सबसे पहला जवाब भी दिल्ली नहीं दिया। सबसे पहले इंडी गठबंधन में टूट कहां हुई? दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कहा वो गठबंधन केवल वहीं तक था, विधानसभा अलग लड़ेंगे। वैसे तो आप ये भी बात समझिए कि 232 सीटें जो जीते हैं उसमें 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। 13 सीटें पंजाब की, 42 सीटें बंगाल की 55 और 20 सीटें केरल की 75 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। उसमें 60 सीटें जीते हैं और जोड़ रहे हैं सब एक साथ। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब आम आदमी पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना गठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस से, तो वो पंजाब की सीटें तो हटा दो भाई, नहीं वो भी जोड़ के रखे हुए हैं। मगर हकीकत क्या है, जो हमसे कहते हैं कि वो बड़ी मजबूती में आ गए हैं, उनके इरादों के अंदर की कमजोरी कितनी कमजोर है आप इससे अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कहा स्पीकर का चुनाव वो लड़ेंगे। आपको ध्यान है, नामांकन कराया, मगर जब स्पीकर का मुद्दा आया तो मत विभाजन कहा ही नहीं, यानी वोटिंग की मांग ही नहीं की। क्यों? पता था कि कहे कुछ रहे हैं मगर हकीकत कुछ और है। अगर वोटिंग हो जाती तो अभी तो दिल्ली में ही हंडिया फूटी थी, उसके बाद संसद भवन के पटल पर भी फूट जाती। इसलिए डर के मारे, जो हम लोग क्रिकेट की भाषा में पहले कहते थे ना कि पहले उत्साह में कदम आगे बढ़ाया, फिर गेंद खतरनाक देखी तो अपना कदम वापस खींच लिया क्रीज में, वैसा ही कुछ कुछ कांग्रेस ने किया। मगर मैं आप लोगों को इसमें एक और बात भी कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात। इसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर एक फूड फॉर थॉट के रूप में छोड़ रहा हूं। यह चुनाव भारत के इतिहास का एक ऐसा इकलौता चुनाव था, किसी को भी नहीं याद होगा कि पहले कभी किसी चुनाव में ऐसा रहा हो जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी जी की सरकार हटाने के लिए। कि वही लोकसभा चुनाव आपको नहीं ध्यान होगा, कोई लोकसभा चुनाव आपको नहीं ध्यान होगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने, फवाद चौधरी ने, भारत के चुनावों में एक पार्टी का पक्ष लेते हुए बयान दिया हो। और ये वो फवाद चौधरी है जिसने एज ए मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। यानी ये मंत्री का बयान सदन के पटल पर सरकार का आधिकारिक बयान होता है। और उसने न सिर्फ राहुल गांधी जी की तारीफ की, नेहरू जी की तारीफ की, और वर्ड का यूज किया, बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, इसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। और हमारे विपक्ष में किसी ने नहीं बोला आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अखबारों में विदेश में क्या छपा और क्या बयान दिए गए वो छोड़ दीजिए। यह भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब दुनिया के किसी देश ने, रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। सरकार का बयान है, अखबार का बयान नहीं है। और चौथा पॉइंट, चुनाव भारत में हो रहे थे, मगर विदेश के अखबारों में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था?
कांग्रेस के नेता विदेश के अखबारों में आर्टिकल लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। भाई मोदी हैज टू गो विदेश में क्यों लिखा जा रहा है, इसका क्या कनेक्शन है? और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं तो प्रबुद्ध जनता के सामने एक तथ्य रख रहा हूं, समझ वो खुद समझ सकते हैं। अब आप समझिए कि उसका प्रभाव क्या था। आपको पता है इस लोकसभा में सबसे बड़े अंतर से कौन सी सीट जीती गई है? सबसे बड़े अंतर से जीती गई है असम की धुबरी सीट। धुबरी सीट कांग्रेस के रकीबुल हसन ने 10,25,000 के अंतर से जीती। और धुबरी वो इलाका है कि नॉर्थ ईस्ट और असम में जो लोग गए होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जहां सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन हुआ है, वहां कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अब आप समझिए कि वहां के अखबार में क्यों कांग्रेस का नेता लिख रहा था कि मोदी हैज टू गो। इसलिए मैंने कहा ये 4 बिंदु ये समझने के लिए पर्याप्त हैं कि चुनौती कितनी व्यापक है, और इसीलिए भ्रम का कारोबार किस सीमा तक और किस रूप में चल रहा है। और फिर आप देखिए उस थिएट्रिक्स के द्वारा भ्रम कैसे फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी बोले कि अयोध्या हम हार गए। अरे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर के मूवमेंट को हरा दिया हो। वो जिस प्रकार से आपने देखा संसद भवन के पटल के ऊपर आकर उन्होंने भगवान शंकर की फोटो दिखाई, एक तो वो बहुत आपत्तिजनक था कि ईश्वर की फोटो जिस श्रद्धा, गरिमा और महिमा के साथ रखी जानी चाहिए, उसको जिस उच्छृंखलता और उद्दंडता के साथ रखा जा रहा था, वो निश्चित रूप से निंदनीय था। परंतु आप इसमें बात नहीं दे पाए। वो कह रहे हैं मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप भक्त थे तो आपने ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? आप जाके चेक करिएगा, राहुल गांधी जी ने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली, आई सोलेमनली अफर्म, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं कहा है। और उससे बड़ी बात है 2014 में उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी। तो 2014 से 24 में क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम की शपथ सत्यनिष्ठा की शपथ में बदल गई। और जब संसद का सत्र आया तो ईश्वर भक्ति इतनी जागृत हो गई कि आप उसकी फोटो दिखाने लगे भगवानों की। तो इसके लिए मुझे उनके ऊपर यही पंक्ति ध्यान आती है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया ईमान। जितना ईमान इन्होंने बदलने का प्रयास किया है, परंतु इससे आप समझिए कि किस प्रकार का छल प्रपंच और षड्यंत्र रखने का प्रयास किया जाता है। परंतु जो बात मैं पहले भी बोल चुका था उसको यहां रिपीट करता हूं कि जो लोग आज हमसे कहते हैं आप अयोध्या ही नहीं हारे, आप बस्ती भी हार गए, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम, भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बताते, देखिए यहां भी भाजपा सफलता नहीं मिली, वहां भाजपा सफलता नहीं मिली। यानी जो लोग पहले कहते थे कि राम कहां है इसका सबूत दो, आज उत्तर से दक्षिण तक खुद सबूत दे रहे हैं कि राम यहां भी थे, राम यहां भी थे, राम यहां भी थे। यानी भगवान की यह लीला थी जो आप समझ नहीं पाए कि भगवान आपको मनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह स्थिति आई है। और इसमें किसी भी प्रकार से चिंतित होने की बात नहीं है। यह स्थिति 30 साल पहले भी आई थी, जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब तो हवा में उड़ाया था, पर उसमें भी याद करिए ये ठीक 30 साल पहले 94 का दौर था। और हमने 4 साल के अंदर भाजपा के इतिहास का नया अध्याय रख दिया था, जब केंद्र में हमारी सरकार बनी थी। वैसे तो 13 दिन की 96 में ही बन गई थी, 98 में हमने पूरी सरकार चला के दिखा दी थी। तो क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, हम डिगे नहीं थे। हमारे लिए भगवान राम का विषय चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, श्रद्धा, अस्मिता और समर्पण का मुद्दा है। इसलिए जब 2 सीटें थी, सीनियर पीढ़ी को छोड़ दीजिए, हमारी पीढ़ी में हमें कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की केंद्र में सरकार होगी। तब भी हम उसी विश्वास से खड़े थे। 86 पर वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े थे और 240 पे भी वैसे ही खड़े हैं। हाँ, चुनावी हान लाभ का मुद्दा उनके लिए है,
भारत के इतिहास में राम का नाम लेके चुनाव अभियान एक ही बार शुरू किया गया, नवंबर 1989 में, जब राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेकर लोकसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और ठीक एक साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार का समर्थन दिया था। यह होती है राजनीति। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप जिस भक्ति को बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि शंकर जी के भक्त भगवान राम भी थे और शंकर जी का भक्त रावण भी था। दोनों की भक्ति में अंतर था, बस इसीलिए उसके फल में अंतर था। राम की भक्ति समर्पण की थी और रावण की भक्ति अहंकार की थी। अगर आप सबको याद हो, रामायण सीरियल आपको याद है जिसमें वो लास्ट एपिसोड है, जब वो लड़ने के लिए जा रहा है तो भगवान शंकर से कैसे कहता है कि आपने अगर ये सिद्धियां मुझे दी तो ये सिद्धियां मुझे प्राप्त करने का अधिकार था और मैं जा रहा हूं, अगर जीवित रहा तो फिर आकर आपकी आराधना करूंगा। वही अहंकार आज भी नजर आता है। तो ये उसी परंपरा के प्रतीक हैं। अगर आप सबको ध्यान हो, सुषमा स्वराज जी का एक वीडियो अगर आपने देखा हो तो उन्होंने इसकी बहुत अच्छी तुलना की थी। उन्होंने कहा था जब राम जो है शंकर जी की आराधना करते हैं तो क्या कहते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो वेद के व्यापक स्वरूप के अनुरूप भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और जब रावण करता है तो वो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावी तस्तरे गले व लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम करता है, यानी वो आक्रामकता दिखाता है। उनसे पूछो तुम वेद वाले स्वरूप की आराधना करते हो या नहीं? नहीं करते हैं। इसका मतलब वो राम वाली आराधना शिव की नहीं है, वो दूसरी वाली आराधना है, क्योंकि वो वेद के विभुम स्वरूप वाले स्वरूप की आराधना नहीं करते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, आज भी वह अहंकार छोड़िए। अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हुई है कल्याण। आज भी अहंकार त्याग दो तो शायद कल्याण हो जाए, मगर चिंता मत करिए। मुझे लगता नहीं है भगवान उनको क्या लीला दिखाने आए वो समझ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में ही जब वो एक दूसरे से ये दो पार्टियां अलग हुई हैं, उससे बड़ी चुनौती इनके लिए उत्तर प्रदेश में आ गई है। देखिए, जिस कारण से जिस वोट बैंक के लिए लोग एक आए हैं, वही वोट बैंक अब इनके लिए चुनौती बन के आने वाला है। आप ये तय मानिए कि जब हमने, क्यों कह रहे हैं, 30 साल पहले जब कहा था ना मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, 1.5 साल में लड़ाई हो गई थी। बिहार में भी यही स्थिति थी। जब लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सब कुछ लगता था, तब जॉर्ज फर्नांडिस जी और शरद यादव जी अलग हो गए थे, नीतीश कुमार अलग हो गए थे। आप ये तय मान लीजिए कि जिस अहंकार के साथ, जिस उच्छृंखलता के साथ वो फोटोएं दिखा रहे हैं, वो भी भगवान की फोटोएं दिखा रहे हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उसका महत्व क्या होता है। जिसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने को युवा कहते हैं, अब हैं तो नहीं मगर युवा कहते हैं, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के जाना है, कहाँ जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। तो आपको जरूरत पड़ती है दिखाने की, मगर हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यही समय है, सही समय है, भारत के परिवर्तन के एक बड़े लंबे छलांग का समय अब आ गया है। और इन लोगों के बीच में क्या होने वाला है, देखिए, दिल्ली में वो बात पूरी कर दो, दिल्ली में तो गठबंधन टूट गया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, ये 2 लड़के थे ना, अब 2 लड़के में एक लड़का तो बड़का हो गया, वो तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गया, और जो दूसरा वाला वहां रहता तो फिर भी नेता प्रतिपक्ष रहता, वो तो छुटका हो गया। अब बड़का लड़का तेवर भी बढ़ के दिखा रहा है, तो छुटके वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। कारण क्या है कि दोनों एक ही मर्ज के मरीज हैं। इसको कुछ कुछ ऐसे समझिए जैसे हिंदी फिल्मों में होता था ना कि पुराना आशिक अगर लौट आए तो लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता था। तो यूपी में वही होने वाला है। उस वोट बैंक का पुराना आशिक एक बार लौट आया है, तो आज के आशिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती उभर के आने वाली है। और पूरे देश में, मैंने आपसे क्या कहा, जरा इस गंभीरता समझिए। धुबरी में कांग्रेस सबसे बड़े अंतर से जीती है। हारा कौन है? बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल धुबरी नहीं जीत पाए।
जगदीश मुखी जी वहां के राज्यपाल रहे, उन्हें बहुत बेहतर पता होगा। समझिए, एआईयूडीएफ पार्टी को प्रकारांतर से यह माना जाता था बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी, उसका वोट कांग्रेस ले गई। जो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी के रूप में आई है, जहां हमारा उसका सीधा मुकाबला रहा, वहां कहीं नहीं जीत पाई। जहां पर वो दूसरी पार्टियों के दम पे चली, तो एआईयूडीएफ का वोट उसे मिला, असम में उनका राइज हुआ। उत्तर प्रदेश में 9 कुछ वोट पाके, प्रतिशत वोट पाके 6 सीटें पाई। और आप देखिए किसको किसका वोट ट्रांसफर हुआ, इससे समझिए। अखिलेश यादव जी अपनी सीट पे, कन्नौज पे, जो उनकी खानदानी सीट मानी जाती थी, 1,72,000 से जीते। और राहुल गांधी 3,90,000 से जीते रायबरेली, जबकि उनका ना जिला पंचायत है, ना नगर पंचायत है, ना विधायक है, ना जिला पंचायत के सदस्य हैं। इसका मतलब एक का वोट ट्रांसफर हुआ, दूसरे का नहीं ट्रांसफर हुआ है, दूसरे के पास ट्रांसफर करने लायक था नहीं। अब आप आइए कर्नाटक में जेडीएस के वोट की कीमत पे। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बने महाविकास अघाड़ी के ऊपर, 14 सीटें केरल में जीती मुस्लिम लीग के ऊपर। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का राइज हमारे लिए चुनौती नहीं है, जो आज उनके साथ खड़े हैं उन्हीं के लिए चुनौती है। और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सारी क्षेत्रीय दल जिन्होंने कांग्रेस से वो वोट बैंक खींचा था, कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी से वोट बैंक मुलायम सिंह जी खींच के ले गए थे और लालू प्रसाद यादव जी खींच के ले गए थे। अब राजीव गांधी जी के बेटे जी मुलायम सिंह जी और लालू यादव जी के बेटे जी से वो वोट खींच के ले जाने के चक्कर में ना रहें। तो अभी आप देखिएगा इनमें आपस में बहुत जबरदस्त जवाबी कव्वाली होने वाली है। इसलिए हमें उन चीजों पे नहीं पड़ना है, हमें लक्ष्य बिल्कुल सामने रखना है। जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकास का मॉडल दिया है, और मैं मानता हूं कि दिल्ली में एक बहुत अनुकूलता बनी है। क्यों? पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव नहीं जीत पाई है, और दोनों के एक साथ मिलने के बाद 50% वोट हासिल किया है। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने क्या विश्वास व्यक्त किया है। अब इस विश्वास को हमें यथावत बना के रख के विधानसभा में परिवर्तन करना है। तो अब यह साफ समझ में आया, न परफॉर्मेंस समझ में आई उनकी जनता को, और न सहानुभूति उनको मिली। जिन्होंने दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोने का काम किया था, उनसे किसी भी प्रकार का सहानुभूति या समर्थन जनता में पाने में असफल रहे। तो मुझे लगता है दिल्ली की सरकार में भी अब जिस प्रकार का एक्सपोज हुआ है, यह हमारे लिए एक बहुत सकारात्मक मौका है कि अगले चुनाव में हम, और जो भारतीय जनता पार्टी को व्यापक विस्तार पूरे देश में मिला है, जैसे हमने कहा कि उड़ीसा में हमने सरकार बनाई, आप सोचिए असम में, त्रिपुरा में और अरुणाचल में हमारी दूसरी बार इलेक्ट होकर सरकार है। यह कोई सामान्य बात नहीं है पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव के द्वारा दूसरी बार सरकार आना, दक्षिण भारत में यह स्थिति आना। तो दिल्ली अगर केंद्र है तो आप आश्वस्त रहिए कि दिल्ली में हम एक लंबी छलांग मारकर पिछली 2 बार का सारा आपको ब्याज सहित वसूल करके रखना है। याद करिए 2013 के चुनाव में हम 4 से कम रह गए थे, बस 4 सीटें कम रह गई थी। वो 4 का फासला थोड़ा लंबा हो गया है, मगर इस बार अगर भगवान ने चाहा तो 2/3 बहुमत से अधिक आप सबके सहयोग, आपकी कर्मठता और जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में हम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी भारत की है, ये यदि मोदी जी ने कहा, और ये 25 वर्ष का समय जो अमृतकाल है, उन्होंने कहा कि ये इसका आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 वर्ष तक के भारत को का आधार बनाएगा। यानी हमारे पास 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का एजेंडा है, और 1000 साल आगे की दृष्टि है, और 10,000 साल पुराने की प्रेरणा है। और इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, आप सब प्रबुद्ध हैं। तो बस एक उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि भारत का वक्त आ गया है और दिल्ली को उसमें निर्णायक भूमिका निभानी है। देखिए, दुनिया में हर देश का एक समय आता है, जैसे हमारी जिंदगी में समय आता ना, हर आदमी कहते हैं आज इसका वक्त है, आज उसका वक्त है। आज से 2500 साल पहले तक भारत दुनिया में शक्ति का केंद्र था। इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर सेंटर हम थे वर्ल्ड के। वी वर द पावर सेंटर ऑफ वर्ल्ड। जब 2500 साल पहले पावर सेंटर
भारत का डिक्लाइन हुआ तो दुनिया का पावर सेंटर कहां बना? वो किंग डेरियस ऑफ पर्शिया यानी आज के ईरान में चला गया, पर्शियन एम्पायर हाइट पे आया। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो वो कौन बना? मेसोपोटामियन एम्पायर यानी आज के इराक में चला गया। जब उसका मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो कौन बना? आज का टर्की, टर्किश एम्पायर यानी टर्की में चला गया। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना। जरा पैटर्न देखिए शिफ्ट होने का। पुर्तगाल और स्पेन के डाउनफॉल के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना। ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, अमेरिका का जमाना। अमेरिका में आज सबसे प्रॉस्परस कौन? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आ जाइए पिछले 80-90 साल में। उसके बाद सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनके कौन उभरा? जापान। अब आ जाइए पिछले 50-60 सालों में। जापान के बाद सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर्स कौन बने? जिनको कहते थे टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, मलेशिया। अब आ जाइए पिछले 25 साल में, तो ये क्या था? चाइना का समय। तो अगला पड़ाव क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत की है, तो बस मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। बस हमें वर्तमान में संभाल के चलना है और समझदारी और विवेक का प्रयोग करना है। तो ये जो हमारा लक्ष्य है, यह हमें स्वतः प्राप्त होगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। भूत मतलब पास्ट। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और अंत में एक लाइन और कह दूं, संपूर्ण विश्व को हम मार्गदर्शन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कोई चाहे या ना चाहे, अब अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद।